Hello everyone. The most frequent question which nowadays students are asking, सर क्या अभी मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा? If I'll start now, क्या मैं क्लैट एलिट क्लियर कर सकता हूँ? वी हैव समवेयर अराउंड 3 months. तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो लास्ट मोमेंट पे आते हैं एंड 3 to 4 months का जब टाइम रहता है, 3 months ही फ्रॉम नाउ अगर देखें तो 3 महीने का टाइम है. क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं मेरे, है ना? ये क्वेश्चन जो है ये अभी बहुत फ्रीक्वेंटली मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है. तो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि विदाउट एनी मक्खन आई एम गोइंग टू डिस्कस कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, है ना, और एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या हो सकता है, रियलिटी क्या है क्या नहीं है. ठीक है, तो उस पर बात करेंगे. 5-10 मिनट्स, मैक्सिमम 5-7 मिनट्स आपका अभी यहाँ से होगा इस वीडियो में. ध्यान से देख लेना, दोज हु आर प्लानिंग नाउ, है ना, ये उनके लिए मेनली है. सी, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल अभी सामने आ रही है. सर क्या मैं लेट हो चुका हूँ, क्या 3 months में मेरा हो जाएगा? ऑलरेडी इन प्रिपरेशन बट आई नीड ब्रशअप. तो अभी कुछ स्टूडेंट्स की ये भी है कि सर अभी सर ब्रशअप करना है मेरे को, मैं ओवरऑल आइडिया है, आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 60-70, तो ये भी है कुछ का. बट अभी प्रॉपर जो कहते हैं ना कि रोड मैप लेके मैंने स्टार्ट नहीं करा है, बट फिर भी मैं सेल्फ कर रहा था या फिर सो ऑलरेडी इन प्रिपरेशन वाली भी कंडीशन. अभी ये तीनों ही क्वेश्चन की बात की जाए तो इनका एक ही आंसर है. मैंने कहा था हाँ हो जाएगा, हो सकता है, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट. यू हैव टू गिव योर बेस्ट. और उसमें बेस्ट में क्या है कि आपकी डेडिकेशन, वो क्योंकि ये ड्यूरेशन छोटा है तो आपको मतलब वही है कि बहुत कहते हैं ना कि रिग्रेसली लगना पड़ेगा आपको. 8 to 10 आवर्स की स्टडी जो होती है वो तो नीडेड ही है. और यहां पे मैं 4-5 पॉइंट्स बस अभी रखूंगा फटाफट से, जिसकी नीड होगी जो अभी से इस पॉइंट को कवर करते, मतलब जो अभी से प्रिपरेशन में जाना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं या कर दिया है, अभी ठीक से स्टार्ट नहीं करा है, तो उनके लिए ये 4-5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो. सबसे पहली चीज जो एक स्टूडेंट के दिमाग में होनी चाहिए क्लैट और एलिट को लेके, वो है उसका एग्जाम पैटर्न. तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्लैट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, what is ALET and how they ask questions, what is the standard of ALET, what is the standard of CLAT, how many subjects we have CLAT के अंदर, ALET के अंदर, टोटल टाइम. और उसके लिए प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो, CLAT एंड ALET की भी डिस्कशन मैंने की हुई है उसमें. तो आपको एग्जैक्ट पैटर्न का पता होना चाहिए, किस पेपर में क्या रिक्वायरमेंट है ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शेड्यूलिंग करोगे. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू नो योर एग्जाम पैटर्न. अब वो क्या पैटर्न है उसको डिटेल में मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं रख रहा, उसके लिए प्रीवियस वीडियोस और भी वीडियोस हैं, देख सकते हो आप. तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से गो थ्रू हो लेना है. इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, या जो मॉक्स वगैरह अभी जैसे हमारी तरफ से मॉक्स मिलती है इंस्टीट्यूट में, जहां भी आप होगे, अगर आपने मॉक देखा है ऑलरेडी तो आपको एक आइडिया भी होगा, राइट. सो पेपर पैटर्न का आइडिया आपको होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपके शेड्यूलिंग को लेके, आपके टाइम टेबल को लेके, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपको चाहिए. ये पेपर देखो, कई बार ये स्टूडेंट्स तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे ये भी कहा है कि सर क्लैट इजी लग रहा था, लॉ इजी है करना, तो इसलिए मैंने लॉ करने आ गया. देखो ऐसा है, ये इंडिया है और यहाँ पे ना कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना इजी नहीं होने वाला. सो इफ 70-80,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी अपियर लेट्स से 2026 के अंदर, एंड यू हैव 3,000 के आसपास की सीट्स, तो आप खुद सोचो ना कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है. तो कंपटीशन तो इधर भी है, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा और आपको उसके लिए डेडिकेटेड एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनानी होगी कि भाई 8 to 10 आवर्स मुझे देना है. एंड लेट्स से आई एम वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज इन लीगल, तो मैंने लीगल के लिए टाइम थोड़ा कम रखा हुआ है, या मैं मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हूं तो मैं मैथ्स को कम टाइम दे रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखनी पड़ेगी, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है. तो उसके लिए फिर 1-to-1 बातें होती हैं कि भाई आपका क्या प्लान होगा और कितना टाइम किस सेक्शन में कैसे देना है. जितना हो सके आप डेडिकेटेड रहो, क्योंकि ये टाइम कम है, 3 months की बातें हो रही हैं. 8 to 10 आवर्स मेरा मानना है अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस इतना आपको देना पड़ेगा इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ. अगेन यहां पे मेंशन कर दूं, जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, लेवल को उठाना चाहते हैं, उनके लिए ये ड्यूरेशन की नीड एज सच मेरे को नहीं लगता है. जैसे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स, और बहुत जगह भी होंगे जो प्रिपरेशन जिनका हो चुका है कंप्लीटेड,
है ना। हमारे यहाँ भी हैं बहुत सारे बच्चे जो बैचेस के अंदर वो सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, सिलेबस खत्म एंड दे आर प्रैक्टिसिंग एंड दे आर रिवाइजिंग एंड दे आर हैविंग देयर मॉक्स, तो उनके लिए ये ड्यूरेशन की नीड नहीं है ना, उनको फिर अलग उनकी अलग स्ट्रैटेजी है। नाउ आफ्टर दिस जो थर्ड पॉइंट है, अगेन इस क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस को सर मैं कवर कर रहा हूं, क्लासेस मेरी शुरू हो गई है, बट स्कोर मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा और मैं सोच रहा हूं या तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर मॉक्स वगैरह देके स्कोर देखेंगे। नो, क्लैट की इस तरीके की नीड नहीं होती। क्लैट का सीन ये है कुछ अभी, क्योंकि टाइम भी कम है, तो अभी क्या है ना, आपको सिलेबस एंड मॉक्स दोनों एक साथ, प्रैक्टिस बेसिकली सब कुछ एक साथ करना है। सिलेबस भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, मॉक्स भी दे रहे हो, मॉक्स की एनालिसिस भी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको करनी होंगी। और सिलेबस कवरेज में आप ये समझना कि बिल्कुल क्लियर रहो अपने सिलेबस को लेके, राइट। इफ यू आर टारगेटिंग क्लैट विच मींस अब उसमें भी अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूं या रीजनिंग की बात की जाए, आपको ग्रामर पढ़ने की नीड नहीं है, शायद छोड़ सकते हो चाहो तो, है ना। अभी एलेट की कहानी फिर अलग हो जाएगी, रीजनिंग जा रहे हो करने, क्रिटिकल कर लिया, एनालिटिकल ठीक है कर लो, बट सब कुछ ही करने की नीड नहीं है, शायद एलेट में आपको सब कुछ ही करने की नीड होगी। सो सिलेबस कवरेज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, बट ऐसा ना हो कि सिलेबस कवर कर लिया अब फिर 1-1.5-2 महीने के बाद मैं मॉक्स देना शुरू करूंगा, नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, मॉक्स एंड सिलेबस टुगेदर। बेसिकली प्रैक्टिस, सिलेबस, मॉक सब कुछ एक साथ आपको लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए तो ये टाइम की नीड थी यहाँ पे, 8 to 10 आवर्स मैंने कहा था, तभी तो। और ये एवरीडे की बात है, कोई भी एक सिंगल डे आपका वैसा गैप में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आफ्टर दिस जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगेन मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि बिफोर एग्जाम, जैसे 7 दिसंबर को आपका पेपर है, तो बाय द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और या फिर मिड नवंबर की अगर मैं बात करूं, आपको अपने डिजायर स्कोर तक पहुंच जाना चाहिए। या आप मतलब जो भी आपने सेट किया हो, आपको लगता है कि मैं 80s 90s तक जा सकता हूं, कोई भी एनएलयू मिल जाती है चलेगा मेरे को, तो वो डिजायर स्कोर जो है ना, वो आपको नवंबर एंड नहीं, मैं समझता हूं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर मैक्सिमम मिड नवंबर तक आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई मैं जहां तक जाना चाह रहा था, क्या मैं वहां तक पहुंच पाया हूं या नहीं। अगर उससे थोड़ा बहुत पीछे हो तो ठीक है, यू हैव 15-20 डेज, है ना, उसमें फिर आप कवर कर सकते हो। तो नवंबर स्टार्ट होने तक आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या आपका डिजायर स्कोर आपको मिल रहा है या नहीं। एंड देन इसके बाद एक और पॉइंट बस यहां पे मैं रखना चाहता हूं, और वो क्या है, यू मस्ट हैव लेट्स से अदर प्लान्स, अनदर एग्जाम्स, वो भी आपके पास ऑप्शन में होने चाहिए। देखो इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो ये कि आपके ऑप्शंस जो हैं वो ऑफ कोर्स इंक्रीज होते हैं, सिर्फ क्लैट ही नहीं है, मैंने एलेट भी सोचा है, मैं कल को सीयूटी भी दूंगा, मैं स्लैट भी दूंगा, स्लैट भी दिसंबर में ही है, सो मैं स्लैट भी दूंगा। तो आपके जो प्लान्स हैं, प्लान बी प्लान सी, वो भी आपके पास होने चाहिए। इससे मेंटल प्रेशर कम होती है। जैसे अगर आप क्लैट को जैसे टारगेट करते हो और वहां पे अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है जी, ये नहीं तो मैं यहां पे एक बार हिट करता हूं या यहां पे एक बार मैं हिट करता हूं। फिर वही वाली बात है कि कहीं से करने का कोई फायदा नहीं है, करो तो फिर कुछ डिसेंट जगह से ही। लाइक अनदर ऑप्शंस की बात की है तो फिर आपके पास सीयूईटी है, एमएचसीटी इज देयर ऑल, राइट। तो बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी है लॉ में जो कि एक अच्छे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे ऑप्शंस में आते हैं। आईपी भी आपके सीयूईटी के स्कोर को लेता है, बीएचयू इज अ गुड कॉलेज, ऑफ कोर्स सीयूईटी के बेसिस पे ही होगा, निर्मा तो क्लैट के बेसिस पे ही होगा, लेकिन फिर वही है कि बाद के रैंकर्स भी वहां पे जा सकते हैं, डीयू इज आल्सो देयर अगेन क्लैट के बेसिस पे। सो यू मस्ट हैव अदर प्लान्स। सिर्फ एनएलयू दिमाग में रख के चल रहे हो और अगर वहां कुछ कल को गड़बड़ हो तो फिर आपको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल डीमोटिवेट हो गए और शेल में चले गए हो, वैसी फीलिंग ना हो। और प्रिपरेशन के टाइम पे भी वैसा ना लगे, आपको ये लगे कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये 2-3 चॉइसेस मैं लेके जा रहा हूं। सिंस सिलेबस, प्रिपरेशन प्लान, कह लो एग्जाम पैटर्न, ऑलमोस्ट ये सभी सारे ही एग्जाम्स ऑलमोस्ट सेम है। यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लैट एंड रेस्ट, तो वो डिफरेंसेस अलग से डिस्कस किए मैंने, वहां आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ओवरऑल एक जैसा ही है। सो ये है कुछ बातें जो आप अपने दिमाग में रखो, दोज हु आर प्लानिंग फ्रॉम नाउ। थैंक यू, टेक केयर।